कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। साथ ही साथ जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस में एमसीक्यूज पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसके लिए हम दो फेमस डेफिनेशन है उनको डिस्कस करेंगे। सोलोमन एजरा का कहना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत, वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट है अर्निंग का, या वो कट ऑफ रेट है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से मिल जाना चाहिए। मतलब सोलोमन एजरा का कहना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस न्यूनतम रेट को कहते हैं जिस रेट पे अर्निंग मिल जानी चाहिए किसी पूंजीगत खर्चे को करने के बाद। अगर हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, किसी प्लांट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस पर कम से कम इस रेट से तो रिटर्न मिल ही जाना चाहिए। इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एम जे गॉर्डन का कहना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो रेट ऑफ रिटर्न है। रिटर्न का मतलब कमाई, और कमाई की वो दर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एक कंपनी को आवश्यक रूप से अर्न करनी चाहिए किसी इन्वेस्टमेंट पे, कंपनी की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी कंपनी में 10 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट करने हैं, तो इन 10 लाख पे न्यूनतम, अगर वो न्यूनतम अर्निंग का जो रेट है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो 7% है, वो हर हाल में मिल जाना चाहिए, तो यही वो दर है जो इसकी कॉस्ट कही जाएगी। क्यों कमाना चाहिए ये? क्योंकि कंपनी की वैल्यू मेंटेन रहे। वैल्यू कैसे मेंटेन रहेगी कि अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो 10 लाख रुपए या तो मैं इक्विटी शेयर से ले रहा हूंगा या कहीं से लोन ले रहा हूंगा। जो भी अमाउंट में यूज कर रहा हूं उसके इन्वेस्टर को कुछ अर्निंग चाहिए, तो कम से कम इतनी अर्निंग तो हमारी कंपनी कमाए जरूर जो हमें यहां देनी पड़ेगी। इसी चीज को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। साधारण शब्दों में कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यह भी कहा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द प्राइस पेड फॉर यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल को यूज करने का प्राइस है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब चूंकि कैपिटल कोई एक जगह से नहीं मिलती है, कैपिटल लोन कैपिटल भी हो सकती है, कैपिटल ओन कैपिटल भी हो सकती है, इक्विटी शेयर से भी हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर से भी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप का जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल की बात की जाती है, तो यहाँ पे कैपिटल का मतलब उस लॉन्ग टर्म अमाउंट से होता है जो अपने बिजनेस में हम लगाते हैं, उसको हम कैपिटल कहते हैं। चाहे वो लोन लेके लगाया जाए और चाहे वो ओनर का पैसा हो, वो सब कैपिटल कहलाता है। एक एक करके अलग अलग आइटम्स की कॉस्ट की बात करते हैं। कैपिटल में डेट भी हो सकते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, इक्विटी भी हो सकती है, रिटेन्ड अर्निंग भी हो सकते हैं। इन सब की अलग अलग कॉस्ट कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की, और कॉस्ट ऑफ डेट में भी कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट की, और वो भी बिफोर टैक्स। तो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट यानी कि ऐसा डेट जो रिडीम नहीं होना है। इररिडीमेबल डेट, एक बार लोन ले लिया और वो कंपनी के जीवन पर्यंत रहेगा, उस पे केवल हम इंटरेस्ट पेमेंट करते रहेंगे और वो लोन तब तक बना रहेगा जब तक कंपनी रहेगी। आमतौर पे जो इरिडीमेबल डेट है वो इरिडीमेबल डिवेंचर्स की फॉर्म में होता है। हालांकि इंडिया में एट प्रेजेंट ये प्रचलन में नहीं है, बट फिर भी कॉन्सेप्ट है ही, इसलिए समझना जरूरी है। ऐसे केस में कॉस्ट ऑफ डेट जब जानेंगे तो उसको निकालने का फॉर्मूला है कि जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पेबल है अपॉन नेट प्रोसीड, हम जो डेट ले रहे हैं उससे वास्तव में हमें कुल कितना पैसा मिल रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे मान लीजिए हम लोन ले रहे हैं और हमें किसी लोन से 100 रुपया मिल रहा है। अब इस 100 रुपये के लोन पे सपोज करिए हम जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं वो सपोज करिए 8 रुपीज है, और 8 रुपया हम इंटरेस्ट पे करेंगे इस पे एक साल में। 100 रुपया हमें इस लोन से मिल रहा है, इंटू 100 कर देंगे तो ये कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा, और ये जो कॉस्ट ऑफ डेट आएगा ये बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 8% ही निकल आएगा।
अगर इस 100 रुपये में कोई जो नेट प्रोसीड का मतलब शुद्ध प्राप्ति हो सकता है, जो हमारे पास पैसा मिल रहा है इसमें कुछ खर्च भी करना पड़ रहा हो। सपोज करिए कि हमें इसमें खर्च करने पड़ गए 20 रुपये, चाहे वो डिस्काउंट के हों और चाहे वो कभी कभी सिक्योरिटी इशू करते समय किसी को कमीशन देना पड़ सकता है या मार्केट के खर्चे हो सकते हैं। सपोज करिए हमें प्राप्त केवल 80 रुपये ही हो रहे हैं, तो 8/80 किया जाएगा तब यहाँ पे और इंटू 100 हो जाएगा। ऐसे केस में जो कॉस्ट आएगा इसका, वो इससे 8 से इसको काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ऐसे केस में इसका जो रेट निकल कर आगे जाएगा वो 10% आ जाएगा। तो हमें कुल जो प्राप्त राशि है वो नीचे रखनी होती है। यहाँ पे केडी का मतलब कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, आईपी का मतलब इंटरेस्ट पेबल, एनपी का मतलब नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब शुद्ध प्राप्ति जो हमें हो रही है। जो फेस वैल्यू है किसी सिक्योरिटी की, जैसे डिबेंचर 100 रुपए का है, इशू के कोई खर्चे हैं तो घट जाएंगे, डिस्काउंट है इशू पे तो घट जाएगा, प्रीमियम मिल रहा है इशू पे तो जुड़ जाएगा। अल्टीमेटली हमें कितना पैसा प्राप्त हो रहा है उस पे हम कॉस्ट निकालेंगे। इसी तरह कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स, तो ऑटोमेटिकली जो हम निकालते हैं वो बिफोर टैक्स निकल के आता है डेट के केस में। ध्यान रखने वाली बात है डेट के केस में, क्योंकि डेट जो होता है वो अलाउएबल होता है टैक्स पर्पज से, तो बिफोर टैक्स कॉस्ट निकल करके आ रहा है। अगर हमें आफ्टर टैक्स चाहिए तो बस जो बिफोर टैक्स वाला फॉर्मूला था वो एज इट इज रहेगा, उसमें इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी, यानी कि 1 माइनस टैक्स रेट से। तो अगर टैक्स रेट सपोज करिए 40% है, तो 40% का मतलब होता है 0.40, तो 1 माइनस टी का मतलब हो जाएगा 1 माइनस 0.40, और 1 माइनस 0.40 का मतलब हो जाएगा 0.60। तो ऐसे केस में जो भी हमारा यहाँ तक आया बिफोर टैक्स, उसमें 0.60 मल्टीप्लाई कर दें तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा निकल करके। केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, मतलब तरीका वही है जो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा कैलकुलेशन का। आईपी इंटरेस्ट पेबल, एनपी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड अगेन वही जो पैसा शुद्ध प्राप्त हुआ, फेस वैल्यू माइनस इश्यू एक्सपेंस माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, टी मतलब टैक्स रेट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स। अब तक हमने इरिडीमेबल डेट का देखा था, अब देखेंगे रिडीमेबल डेट। जो डेट रिडीम होना है, जिसका पैसा वापस करना है, उसका क्या फॉर्मूला है। उसमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है इंटरेस्ट पेबल, जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे, प्लस यहाँ पे ये जो अमाउंट है इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और ये क्या है ये मैं अलग से बताता हूं। जैसे जब हम कोई लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट तो पे करेंगे ही, अगर वो रिडीमेबल है तो यहाँ पे एक लॉस और भी हो सकता है हमें, या बेनिफिट भी हो सकता है। ये कभी वो क्या हो सकता है, जब ये रिडीमेबल होगा तो ऐसा हो सकता है कि जो हमें मिल रहा है पैसा, जो नेट प्रोसीड है, वो सपोज करिए 80 रुपये है। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था, 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया, उस पर कोई डिस्काउंट हो गया, कुछ खर्च हो गए, मान लो शुद्ध राशि हमको 80 रुपये ही प्राप्त हो रही है। अब हम देखेंगे कि ये डिबेंचर पे हमें जो पैसा वापस करना है, सपोज करिए जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 100 रुपये है, हमको 100 रुपये ही वापस करने हैं, तो 100 रुपये हम वापस करेंगे और हमको इस डिबेंचर को इश्यू करके मिल रहे हैं 80 रुपये। आप सोचिए, इसका मतलब हमें 20 रुपये का एक और लॉस हो रहा है इस डेट पे। जब हमें प्राप्त हो रहा है इस लोन से जो पैसा हो रहा है वो 80 रुपये मिल रहे हैं, जब हम रिडीम करेंगे इस लोन को तो पूरे 100 रुपये हमें देने पड़ेंगे। इस तरह हमें 20 रुपये का और लॉस हो रहा है। और ये निकला कैसे, मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि मैच्योरिटी पे जो हम पे करेंगे वो माइनस नेट प्रोसीड, जो आज हम लोन ले रहे हैं शुद्ध हमें आज कितना पैसा मिल रहा है। अगर इन दोनों अमाउंट में फर्क है रिडीमेबल डेट के केस में, तो वो भी हमारा लॉस हो सकता है। तो मैच्योरिटी वैल्यू चूंकि हम 100 रुपये देंगे, मिल रहे हैं हम 80, तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है। अब ये जो 20 रुपये का खर्च है ये भी तो खर्च है, जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हमारे लिए कॉस्ट है वैसे 20 रुपये भी हमारे लिए कॉस्ट है। ये कितने दिन की कॉस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट तो सालाना होता है, एनुअल होता है, तो इस 20 रुपये के लॉस को भी हम एनुअल बना लेंगे। सपोज करिए ये डिबेंचर्स रिडीमेबल है 10 ईयर्स में, यानी कि 10 साल में रिडीम होने हैं, तो ये जो 20 रुपये हैं हर साल कितना रुपया एक साल के हिस्से में आएगा, 2 रुपया, यानी कि 2 रुपया ये भी एक लॉस है। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट जितना है उसमें ये 2 रुपया और जुड़ जाएगा। सपोज करिए अगर इंटरेस्ट 8 रुपये है और 2 रुपया हमें ये खर्च पड़ रहा है, तो कुल मिलाकर के 10 रुपये कॉस्ट पड़ रही है।
ऐसे ही नीचे जब निकालेंगे तो सिंपली जब रिडीमेबल था तो हमने डायरेक्ट अमाउंट लिख दी थी। अभी हम लिखेंगे मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2, क्योंकि ये डिफर अमाउंट है जो हम वापस पे करेंगे। तो 100 रुपये प्लस 80 रुपये, यहाँ पे 100 प्लस 80 करेंगे अपॉन 2, और 100 प्लस 80 यानी कि एवरेज निकालना है हमें मैच्योरिटी वैल्यू का और नेट प्रोसीड का। तो एवरेज निकालेंगे 100 प्लस 80 अपॉन 2, ये आ जाएगा कितना 90। तो इस बार जो कॉस्ट निकलेगी वो कुछ इस तरह निकलेगी, 8 प्लस 2 तो कॉस्ट हो रही है, 90 इसकी वैल्यू और इंटू 100, इस तरह जो अमाउंट आएगी वो निकल करके हमारी कॉस्ट आ जाएगी। 8 और 2 10 होता है, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ 10 आता है, 0 से 0 कट जाएगी, 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल आएगी परसेंटेज। 9 1 जा 9 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा अगेन, फिर 9 1 जा 9 हो जाएगा, यानी कि 11.11% आ जाएगी, ये कॉस्ट होगी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो फॉर्मूले में टर्मिनोलॉजी यूज की गई है उसका क्लैरिफिकेशन है। उसका कारण ये होता है कि अलग अलग ऑथर इनके लिए टर्म अलग अलग यूज कर सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी होता है फॉर्मूले के साथ हमने कौन सी चीज के लिए क्या यूज किया है। केडी कॉस्ट ऑफ डेट के लिए, आईपी इंटरेस्ट पेबल के लिए, एमबी मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, एनपी नेट प्रोसीड के लिए। नेट प्रोसीड में अगेन फेस वैल्यू माइनस इश्यू के खर्चे माइनस डिस्काउंट प्लस प्रीमियम, ये आ जाएगा। एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लोन पीरियड, लोन पीरियड का जो नंबर है। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स, वो था बिफोर टैक्स। अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा वो इस तरह होगा, कॉस्ट ऑफ डेट। और एक तरीका तो ये है कि जो बिफोर टैक्स वाला फॉर्मूला वो एज इट इज लिखेंगे और इनटू 1 माइनस टी टैक्स कर देंगे, जैसा पिछले में भी बताया था एग्जांपल में। एक इसका और तरीका है कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का, क्योंकि जो केवल इंटरेस्ट पेमेंट होती है टैक्स के लिए इसी का डिडक्शन मिलता है, इसलिए डायरेक्ट इसी में टैक्स एडजस्ट करना चाहिए। इंटरेस्ट पेमेंट इंटू 1 माइनस टी टैक्स रेट प्लस जो बाकी कॉस्ट पड़ रही है मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का डिफरेंस वो एज इट इज रहेगी, एमबी माइनस एनपी अपॉन एन और अपॉन एमबी प्लस एनपी अपॉन 2, ये एवरेज के लिए इंटू 100। इस तरह हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो बाकी टर्मिनोलॉजी उसी तरीके से, केडी कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, आईपी इंटरेस्ट पेबल, एनपी नेट प्रोसीड, टी टैक्स रेट। अब एक क्वेश्चन है हमारे सामने और इसको आप सोल्व करेंगे जो अब तक डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से। क्वेश्चन है कि जब एमवी बराबर हो मैच्योरिटी वैल्यू डेट की, एनपी नेट प्रोसीड के लिए यूज हो, एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मैच्योरिटी के, और आर एनुअल इंटरेस्ट के लिए यूज होता हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब, देन द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल यानी कि केडी बिफोर टैक्स क्या होगी। तो बिफोर टैक्स आपको निकालना है, तो चूंकि डेट है ऑटोमेटिकली बिफोर टैक्स ही निकलता है विदाउट एडजस्टमेंट। तो एक तो आपको नेचुरल जो फॉर्मूला है वही यूज करना है और यहाँ पे बताना है कौन सा इसमें से सही आंसर हो सकता है। अभी हमने डिस्कस किया ही था, उसी के हिसाब से लगाएं। बस वहां पे हम इंटरेस्ट के लिए कुछ और टर्म यूज कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने आर दिया एनुअल इंटरेस्ट के लिए, तो इसके हिसाब से आप देखें कौन सा इसमें से सही होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आर मतलब जो इंटरेस्ट एनुअल होगा प्लस जो मैच्योरिटी वैल्यू का पर एनम कॉस्ट पड़ेगा। तो इस तरीके से सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन अगेन। सोम डिस्टिलरीज लिमिटेड है, इसने इशू किए 1008% डिवेंचर जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। अंडर राइटिंग कमीशन और बाकी जो इशू की कॉस्ट है वो है 4000 रुपये। अंडर राइटिंग के खर्चे और इशू के खर्चे जो कुल मिला करके वो 4000 रुपये हैं, और जो 4000 रुपये हैं ये 1000 डिवेंचर पे हुए हैं, यानी कि पर डिवेंचर जो खर्च आ रहा है वो 4 रुपये आ रहा है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है इफ द एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर द कंपनी, कंपनी पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वो 40% है। द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट फॉर द कंपनी, आपको निकालना है आफ्टर टैक्स यानी कि पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ द कंपनी, डेट की कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ द कंपनी। तो ये क्या होगा इसको कैलकुलेट करें, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं इससे रिलेटेड, आप ट्राई करें फिर उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूं। तो जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करें और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालें। पहले नेचुरल निकालें जो बिफोर टैक्स निकलेगा, बाद में उसको टैक्स एडजस्ट कर दें। तो नेचुरल निकालने के लिए क्या करेंगे
जो कॉस्ट है। अच्छा, अब आपको ये यहाँ पे दिक्कत होती है कभी कि भाई आपको ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगाएंगे, वो परपेचुअल वाला यानी कि इरिडीमेबल वाला लगाएंगे कि या रिडीमेबल वाला। तो जैसा ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होता है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कहीं पे रिडेम्पशन की चर्चा नहीं है, तो इरिडीमेबल वाला ही लगाया जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू दी नहीं है कहीं, इसका मतलब रिडेम्पशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा। 8% डिबेंचर है यानी कि 100 रुपए के डिबेंचर पे 8 रुपए इंटरेस्ट जो है वो बनेगा। तो 8 रुपए इंटरेस्ट रख लें पहले। इसके बाद देखें आप डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का, लेकिन प्राप्त कितने हुए हैं। यहाँ पे लिखा है जो नेट प्रोसीड है वो हमको कितनी मिली है। ये 4000 रुपए 1000 डिबेंचर का खर्च है, तो एक डिबेंचर पे 4 रुपए खर्च हुआ, यानी कि 100 रुपए के डिबेंचर पे 4 रुपए खर्च हुआ, तो जो नेट प्रोसीड मिला होगा कंपनी को वो 96 मिला। तो 8/96 तो ये हो गया। इससे आप कॉस्ट निकाल लेंगे। 8/96 इंटू 100 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स निकल आएगी। इसको कैलकुलेट करें कितना आता है, ये चला जाएगा 12 टाइम, और 12 से इसको फिर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 0.96 में से यहाँ 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगने की वजह से 4 के बाद 0 रख सकते हैं, तो 12 3 जा 36 हो जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 33, यानी कि 8.33 हो जाएगा। अब इसको आपको एडजस्ट करना है टैक्स, तो यानी कि 8.33 इंटू 1 माइनस टी, जो टी है वो 40% है, 40% को 0.4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो जब आप इसको इस तरह करेंगे तो 8.33 और ये इंटू आ जाएगा 1 माइनस 0.4 का मतलब 0.6 आ जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें कितना आ जाता है, ये जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, और 6 8 48 और 1 49, और कुल मिला करके ये हो जाएगा 4.998। अब इनमें से ऑप्शन देखें 4.998 के समीप सबसे कौन सा बैठता है, तो ये जब आप राउंड ऑफ करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 5%, और सी सही जवाब इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फिर अगेन एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। श्री सिंथेसिस लिमिटेड है, उसने इश्यू किए 10,000 10 ईयर्स 8% डिबेंचर। अब यहाँ पे 10 ईयर कहा है इसने, 10 साल बता दिया पीरियड। 8% डिबेंचर यानी कि ये रिडीमेबल है, 8% डिबेंचर है, 100 ईच के एट 4% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट भी है। अंडर द टर्म्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट दीज डिबेंचर्स आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद ये रिडीमेबल है एट ए 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम पे रिडीमेबल है। द कॉस्ट ऑफ इशू इज 2%, इशू के खर्चे भी दिए हैं वो 2% है। अज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50%, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% है। कैलकुलेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, बिफोर भी निकालना है और आफ्टर टैक्स भी निकालना है, दोनों तरह का कॉस्ट। तो पहले सिंपल कॉस्ट निकालें, फिर एडजस्ट करें, टैक्स की एडजस्टमेंट करें। तो कैलकुलेट करके देखें, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखें फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे रिडीमेबल वाला, तो एक तो इंटरेस्ट देना है 8%, तो 8% तो आपका इंटरेस्ट हो ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक तो आप लिख लेंगे इंटरेस्ट का खर्चा 8%। अब 8 रुपए के अलावा एक खर्चा और होना है, जो मैच्योरिटी वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू का अंतर होगा, ये मैच्योरिटी वैल्यू और जो नेट प्रोसीड का अंतर होगा। हमने देखा 100 रुपए का डिबेंचर है, 4 रुपए का एक खर्च बताया था उसने, और 2% एक इशू का भी खर्च हो रहा है, यानी कि 6% का खर्च हो रहा है। मतलब जो नेट प्रोसीड मिलेगा वो 100 रुपए में से 6 रुपए घट जाएंगे, केवल आपको 94 रुपीज मिलेगा। अब देखेंगे रिडीम कितना करना पड़ेगा। रिडीम करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बताया हुआ था कि 5% प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा, यानी कि 105 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप रिडीम करेंगे 105 रुपए, और आज आपको प्राप्त होंगे 94 रुपए। तो यहाँ पे एक कॉस्ट पड़ रही है आपको, और ये पर एनम आपको कॉस्ट निकालनी है। 10 साल के डिबेंचर है तो 10 से आप भाग करेंगे, तो कुल मिलाकर के ये तो खर्च निकला अभी। अब इसका एवरेज वैल्यू निकालना है, जो 105 रुपए मैच्योरिटी वैल्यू है, और एवरेज निकालने के लिए साल के शुरू का और साल के बाद का, मतलब स्टार्टिंग का और लास्ट का, यहाँ पे पीरियड है, स्टार्टिंग का और लास्ट का दोनों का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। अब इसके ऊपर ये इसकी परसेंटेज निकल आएगी कॉस्ट के फॉर्म में 100 से डिवाइड करने पे,
तो इसको पहले बिफोर टैक्स हम निकाल रहे हैं, तो वो आ जाएगा 8 प्लस, अब 105 में से आप 94 घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, बेशक चेक कर लें, 11/10 आएगा। 11/10 का मतलब होता है, अब इस 10 को आप हटा देंगे 1.1, यानी कि जो कॉस्ट आएगी वो 8 प्लस 1.1, एक तो ये कॉस्ट आ गई, अपॉन इसका जो एवरेज आएगा वो निकाल लें, इनका दोनों का टोटल करें, ये दोनों टोटल करने पे हो जाता है 199, 199 में 2 का डिवाइड कर दें, तो वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है आपको, 2 से इसको करंट डिवाइड, ये कितना आ जाता है, ये हो जाएगा 2918 और 1 बचेगा, अगेन 2918 1 बच जाएगा, 2510 99.5 और इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, 8 प्लस 11 का मतलब हो जाता है, इसको भी आप हटा दें 9.1, तो 9.1 अपॉन 99.5 इंटू 100, इसको अब आप डिवाइड कर लें, ये आ जाता है, इसको डिवाइड करने से 9.1457 इस तरह आ जाता है, और इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो सही वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी 9.15। तो ये तो पहला आया, अब आपको इसमें टैक्स एडजस्ट करना है, तो टैक्स एडजस्ट करना है तो कैसे करेंगे, टैक्स का रेट 50% है, 50% का मतलब 0.5, तो आप इसको आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 9.145 इंटू 0.5 ये कर देंगे, जब ये करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5525 5422 51527 5945, और इस तरह ये निकल करके आ जाता है 4.5725। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो इसके पास बैठ रही है, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ छोड़ दिया था तो उससे थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है पॉइंट के बाद वाले अमाउंट में, लेकिन ये एग्जैक्ट इसके पास की वैल्यू है, तो ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखेंगे कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स। अब बात आती है, अब तक हमने कॉस्ट ऑफ डेट देख रहे थे, अब देखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो चूंकि प्रेफरेंस शेयर का और डेट का जो कॉस्ट होता है वो फिक्स होता है, तो इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही रहता है, डेट की तरह ही प्रेफरेंस शेयर का कोई अंतर रहता नहीं है, केवल एक चीज में अंतर आता है कि इसका जो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन करते हैं तो कॉस्ट आफ्टर टैक्स निकल करके आता है, वहां पे बिफोर टैक्स आता था, क्योंकि वो अलाइबल खर्चा होता है इंटरेस्ट, और जो डिविडेंड होता है वो टैक्स के बाद होता है, तो इसलिए यहाँ पे बाई नेचुरल जो आएगा वो आफ्टर टैक्स निकल करके आएगा सिंपल फॉर्मूले से। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस जब निकालेंगे तो डिविडेंड पेबल जो होगा उस पर अपॉन नेट प्रोसीड जो प्रेफरेंस शेयर से शुद्ध राशि मिल रही है इंटू 100, बाकी पूरा डेट वाला तरीका है, कोई इसमें अंतर है नहीं, तो इसको आप देख लेंगे उसी तरह से जैसे अब तक किया है पिछले पेजेस में। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स, जब रिडीमेबल निकालेंगे तो अगेन रिडीमेबल की तरह ही यहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा, जैसे डेट में बदल गया था, डिविडेंड पेबल जो होगा और मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड का अंतर निकाल करके जो कॉस्ट पड़ेगी उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे, तो जो कॉस्ट पड़ रही है इसके अंतर की वजह से वो आ जाएगी, ठीक डेट वाला ही तरीका है, नीचे भी उसी तरह एवरेज निकल आएगी इंटू 100, बाकी सब सेम है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स निकालने का तरीका वही है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स निकालेंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 माइनस टैक्स से, क्योंकि अब हम उल्टा चल रहे हैं, जो आफ्टर टैक्स था उससे बिफोर टैक्स निकाल रहे हैं, तो डिवाइड कर देंगे 1 माइनस टैक्स से, बाकी डेट की तरह ही है, बाकी सब चीजें सेम है। देन आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो प्रेफरेंस का बिल्कुल डेट की तरह ही ट्रीटमेंट होता है, केवल इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड वर्ड यूज होता है। देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब इक्विटी की जो कॉस्ट होती है, क्योंकि इक्विटी की जो कॉस्ट होती है इक्विटी डिविडेंड वो फिक्स नहीं होता, जब वो फिक्स नहीं होता तो उसका जो तरीका है कॉस्ट निकालने का वो भी फिक्स नहीं हो सकता है, डिफरेंट मेथड है, अलग अलग मेथड से उसकी वैल्यू जांची जा सकती है। उसमें जो मेजर मेथड्स हैं उसमें अर्निंग प्राइस या अर्निंग यील्ड मेथड, डिविडेंड प्राइस या डिविडेंड यील्ड मेथड, डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, इन चारों मेथड को जानेंगे। सबसे पहला अर्निंग प्राइस या अर्निंग यील्ड मेथड, इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का सरल तरीका है, अर्निंग प्राइस जो पर शेयर अर्निंग होती है, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस शेयर का इंटू 100 कर देते हैं, के ई यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ईपीएस अर्निंग पर इक्विटी शेयर, एमपी मार्केट प्राइस पर शेयर।
तो यहाँ पे भी फिर अगेन एक न्यूमेरिकल से देखेंगे। ये सब आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ए लिमिटेड ने इशू किए 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 2000 इक्विटी शेयर इशू किए, 100 रुपए का एक शेयर था, फुल्ली पेड। कंपनी ने अर्न किया प्रॉफिट 20,000 आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद प्रॉफिट अर्न किया 20,000 रुपए का, यानी कि टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो 20,000 है। टैक्स के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है। मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर्स इज ₹160 पर शेयर, मार्केट प्राइस जो है 160 रुपया है। इन शेयर्स पे डिविडेंड हैज बीन पेड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल यूजिंग अर्निंग यील्ड मेथड। अर्निंग यील्ड मेथड का यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको निकालना है। कैलकुलेट करें क्या आ जाएगा, फिर इसके बाद मैं बताता हूं इसका। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये चेक करते हैं। यहाँ पे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालेंगे? 20,000 रुपए अर्निंग अवेलेबल है, टैक्स के बाद जो अर्निंग होती है वो इक्विटी शेयर्स के लिए अवेलेबल होती है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2000 है। तो एक तो अर्निंग पर शेयर यहाँ से निकल आएगा आपका, 20,000 को आप 2000 से डिवाइड करोगे तो 10 रुपए जो है वो ईपीएस आ गया। अर्निंग पर शेयर आपके पास आ गया 10 रुपए, और मार्केट प्राइस शेयर का जो है वो 160 है। तो आप बस इस फॉर्मूले को यूज कर दें, 10 अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस 160 और इनटू कर दें 100। तो ये आपका निकल आएगा अर्निंग यील्ड मेथड के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसको चेक कर लें कितना आ जाता है। ये आ जाएगा कितना, 16 से इसको डिवाइड करेंगे आप, ये चला जाएगा 6 टाइम 96, और 96 से यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे और 16 2 करेंगे 32, फिर ये आ जाएगा 8 बच जाएगा, फिर इसके बाद 5 से करेंगे तो ये पूरा पूरा एकदम कट जा रहा है, और ए इसका सही जवाब हो जाएगा 6.25। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट मेथड है डिविडेंड प्राइस या डिविडेंड यील्ड मेथड। इसमें ईपीएस की जगह खाली डिविडेंड पर शेयर आ जाता है, बाकी सारा सेम है, कोई अंतर नहीं है, डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा अपॉन मार्केट प्राइस एज इट इज रहेगा इनटू 100। तो ये मेथड हो गया। नेक्स्ट है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ मेथड। इसमें जो डिविडेंड है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस तो एज इट इज रहेगा, और प्लस इसमें जो जी है इसके लिए ग्रोथ का कोई परसेंटेज दिया होगा उसको जोड़ दिया जाता है। तो बाकी जो है के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, डीपीएस डिविडेंड पर इक्विटी शेयर, एमपी मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, जी एक्सपेक्टेड ग्रोथ एंड डिविडेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे, अब अगला एक क्वेश्चन है अगेन, स्टॉक प्राइस XYZ लिमिटेड का ट्रेडिंग है 60 पे, यानी कि 60 इसका ट्रेडिंग प्राइस है, मतलब मार्केट में जो प्राइस है वो 60 रुपीज है एक शेयर का। फर्म की एक्सपेक्टेशन है कि वो डिक्लेयर करेगी डिविडेंड 6 रुपीज पर शेयर, तो ये डिविडेंड पर शेयर हो गया। इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 12% पर ईयर, 12% पर ईयर का इसका ग्रोथ का रेट है। तो बस इससे आप निकालेंगे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ट्राई करें क्या आएगा, फिर इसके बाद बताते हैं हम। तो वैल्यूज आप देख लें फिर से, 6 रुपीज डिविडेंड पर शेयर है और मार्केट प्राइस है 60 रुपए। तो एक तो आपको 6/60 कर लेना है इसको, 6/60 इंटू 100, और फिर बाद में उसमें ये तो आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। कॉस्ट ऑफ जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगा वो डिविडेंड मेथड से आएगा। अब प्लस ग्रोथ के और जोड़ देने, ग्रोथ उन्होंने कहा 12%, तो पहले इसका निकाल लें कितने परसेंट आ जाता है। ये 6 से चला जाता है 10, और 0 से 0 गया, तो 10 तो ये रह गया 10% प्लस 12%, टोटल आ जाएगा 22%, और इस तरह ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड। अब जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड है ये यूज किया जाता है एस्टिमेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर्स की इक्विटी को जानने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, यानी कि ये भी कॉस्ट देखता है, शेयर होल्डर्स की जो टोटल इक्विटी है उसकी कॉस्ट के लिए यूज किया जाता है। ये मॉडल डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप सिस्टमेटिक रिस्क में और एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट में। सिस्टमेटिक रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट, हम किसी एसेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं रिटर्न की, लेकिन जब हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके साथ रिस्क भी जुड़ा होता है। जो रिस्क होता है वो सिस्टमेटिक भी हो सकता है, अनसिस्टमेटिक भी हो सकता है।
CAPM मॉडल में जो हम बात करते हैं रिलेशन की, वो सिस्टमेटिक रिस्क की बात करते हैं। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है? इसको नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं डाइवर्सिफाई करके। मतलब हम एक जगह इन्वेस्ट करके करने की बजाय 10 जगह इन्वेस्ट कर दें, तो हम रिस्क को अवॉइड करते हैं इस तरीके से। वो तो डाइवर्सिफाई करके रिस्क को अवॉइड करना रहता है। ये सिस्टमेटिक रिस्क ऐसी रिस्क होती है कि आप चाहे 10 जगह कर दो, आप अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, अगर किसी देश में पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो जाए तो वहां पे जो असर पड़ेगा वो पूरी इंडस्ट्री पे, सारी कंपनीज पे एक जैसा ही पड़ेगा पॉलिटिकल डिस्टरबेंस होने पे। तो इसलिए आप जितनी भी कंपनियों में लगाएंगे सब जगह डूब सकता है आपका पैसा। तो ये सिस्टमेटिक रिस्क है। अनसिस्टमेटिक रिस्क या डाइवर्सिफाइएबल रिस्क ऐसा होता है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं अलग अलग जगह पैसा लगा करके, कि जैसे किसी देश में पॉलिटिकल कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सब शांति चल रही है, लेकिन हमने 10 कंपनीज में पैसा लगाया, एक कंपनी डूब गई, तो एक का जो रिस्क है वो बाकी जो 9 है वो उसको थोड़ा बहुत कम कर देंगे। तो रिस्क अवॉइड करने का तरीका होता है, यानी कि ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ये सिस्टमेटिक रिस्क है। तो जो सिस्टमेटिक रिस्क है उससे कोई कंपनी नहीं बच सकती है। इसलिए इसका रिलेशन हम देखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ इस मेथड में, और तब कॉस्ट जानते हैं शेयर होल्डर्स इक्विटी की। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर होगा RF। यहाँ पे RF का मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, मतलब वो रिटर्न जिसमें कोई रिस्क नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार के बॉन्ड खरीद लें अगर हम, तो सरकार के बॉन्ड पे कोई रिस्क रहता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहता है, तय रहता है, श्योरिटी भी रहती है। फिर यहाँ पे बीटा इंडेक्स रहता है। बीटा इंडेक्स हमें ये बताता है, ये मेजर होता है बीटा इंडेक्स, कि किसी कंपनी के जो स्टॉक है उसमें कितनी संभावनाएं वो उसके मतलब अलग होने की, कम या ज्यादा होने की, मतलब कितना वेरिएशन संभव है। और ये जो वेरिएशन होता है वो इन कंपैरिजन टू मार्केट होता है, कि मार्केट की तुलना में इस कंपनी में जो मार्केट के रिटर्न है और इस कंपनी के रिटर्न है, इनमें कितना वेरिएशन आ सकता है, इस वेरिएशन को बताता है हमें बीटा इंडेक्स। बीटा इंडेक्स एक एस्टिमेशन होता है। बीटा इंडेक्स मार्केट का एक एस्टिमेशन होता है, और हम इसमें फिर मल्टीप्लाई करते हैं बीटा इंडेक्स से जो मार्केट रिटर्न है, यानी कि जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उससे हमें जो रिटर्न की संभावना है माइनस उसमें से रिस्क फ्री रिटर्न घटा दें, तो उसमें हम बीटा का मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी में मैं लगा रहा हूं उसमें मुझे उम्मीद है 10% रिटर्न मिलने की, और जो रिस्क फ्री रेट है कि अगर मैं सरकारी बॉन्ड खरीदता हूं तो 6% कमा लूंगा, तो मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करके 4% ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये जो 4% में ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब इनमें एक संभावना है कि अगर मान लो कंपनी बिल्कुल वैसे ही चलेगी मार्केट की तरह, कोई रिस्क नहीं है, तो बीटा बराबर 1 होगा। बीटा बराबर 1 होगा तो उतना ही रहेगा। ये बीटा कम भी हो सकता है, अगर जो कंपनी में रिस्क है वो ज्यादा है तो कम हो सकता है, कंपनी की रिस्क कम है मार्केट की बजाय तो ये ज्यादा हो सकता है। तो जो बीटा दिया होगा उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस प्रीमियम के रेट को, जो हम किसी कंपनी से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट की तुलना में, यानी कि रिस्क फ्री की तुलना में। इनकी वैल्यूज देख लें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई के लिए, RF रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के लिए, बीटा इंडेक्स जो है ये मेजर ऑफ नॉन डाइवर्सिफाइएबल रिस्क है, और RM है एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न। अब यहाँ पे देखें, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल दिया है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 12%, मतलब अगर हम ऐसी जगह सरकारी बॉन्ड में लगा दें, सपोज करिए वहां से 12% मिलना है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है। बीटा कॉफिशिएंट फर्म के पोर्टफोलियो का जो है वो 1.5 है, ये बीटा कॉफिशिएंट है फर्म के पोर्टफोलियो का। तो मार्केट रिटर्न जो है वो 16% है, मतलब जिस संस्था में हम लगा रहे हैं वहां पे रिटर्न 16% की हमें उम्मीद है, तो हमें जो रिस्क फ्री रेट है उससे ज्यादा मिल रहा है। अब कोई भी व्यक्ति ज्यादा जो मार्केट रिटर्न है तो उसके साथ उसमें रिस्क भी होता है, जब रिस्क ले रहा है तो वो क्यों लगाएगा भाई? रिस्क फ्री में अगर लगाते हैं तो 12% लगता, लेकिन ये रिस्क फ्री नहीं है जिसमें हम लगा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे ज्यादा मिल जाएगा, तभी तो हम इसमें लगाएंगे। अगर मान लो रिस्क फ्री जो होता वो 8% होता तो हम लगाते ही नहीं, कि सॉरी, अगर जो रिस्की इंटरेस्ट है जिस कंपनी में हम लगा रहे हैं वहां से 8% की उम्मीद है तो हम क्यों लगाएंगे, हम तो रिस्क फ्री में लगा देंगे सरकारी बॉन्ड में जहां से 12% मिल रहा है। तो कोई भी आदमी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, रिस्की इन्वेस्टमेंट में तभी पैसा लगाता है जब ज्यादा मिलता है, तो यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है इसको 16%। अब लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, तो 12% रिस्क फ्री रेट है प्लस जो बीटा का मेजर है वो 1.5 है, अब इनटू जो मार्केट से हमें इन्वेस्टमेंट मिलने की उम्मीद है, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलने की उम्मीद है वो 16 है, और रिस्क फ्री रेट 12 है, तो 16 में से 12 गए तो 4 रुपए हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं।
अब इस 4 रुपए में भी जो बीटा इंडेक्स है वो 1.5 का कह रहा है, तो 1.5 इसका भी गुना हो जाएगा। इस तरह 12 प्लस 6 यानी कि 18% हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी तक हमने देखा कि अलग अलग चीजों की कॉस्ट हम निकाल रहे थे, सबकी अलग अलग करके। अब अगर हम ओवरऑल जानना चाहते हैं, क्योंकि डेट भी होता है कंपनी के, जो कॉस्ट कंपनी की जो कैपिटल होती है उसमें कुछ डेट रहता है, कुछ इक्विटी रहती है, कुछ रिटेन्ड अर्निंग होती है, उन सब का अगर हम एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें तो कैसे निकालेंगे? इसको हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं या कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि हम हर एक कैपिटल के कंपोनेंट को एक वेट असाइन करते हैं। कंप्यूटर इस मेथड को जिसकी अभी बात कर रहे हैं, द कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालें तो ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वेट असाइन करते हैं अलग अलग कॉस्ट को, मल्टीप्लाई करते हैं कॉस्ट हर एक सोर्स की उसके अप्रोप्रिएट वेट के साथ, डिवाइड करते हैं टोटल वेटेड कॉस्ट बाई टोटल वेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल, डिवेंचर्स 5 लाख रुपए ले रहे हैं हम, प्रेफरेंस शेयर से 8 लाख रुपए, इक्विटी से 12 लाख रुपए, रिटेन्ड अर्निंग 5 लाख रुपए कंपनी की अर्निंग है। इनकी जो कॉस्ट है वो ये दी हुई है, गिवन है ऑलरेडी, 12%, 8%, 15%, 15%। यहाँ पे देखें अक्सर जो डिवेंचर्स की कॉस्ट रहती है वो इक्विटी की तुलना में कम रहती है, तो इक्विटी की तुलना में कम है, और इसी की वजह से होता है कि डेट अगर हम ज्यादा शामिल करेंगे, मतलब कम कॉस्ट वाला कोई भी कंपोनेंट चाहे प्रेफरेंस शेयर शामिल करें, तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम होती चली जाएगी। कम कॉस्ट वाला एक भी कंपोनेंट रहेगा और जब उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल कॉस्ट कम होगी। खैर ये अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम ओवरऑल कॉस्ट जानना चाह रहे हैं इनकी केवल, तो कैसे निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन है कि अमाउंट लिखेंगे और उसका वेट लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे और वेटेड कॉस्ट आएगी। कैसे लिखेंगे? हम इन सब का 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 5 लाख, इन सबको टोटल अगर कर दें तो हम इनका जो वेट निकल पाएगा, इसका टोटल हम कैसे करेंगे? इनको टोटल कर देते हैं, 8 5 13 हो जाता है, 13 और 12 ये हो जाएगा 25, और ये 5 ये हो जाएगा 30 लाख। अब इस 30 लाख में इन सबका वेट निकालेंगे। वेट कैसे निकलेगा? 5 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, तो इसका वेट निकल करके आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सभी का वेट इसी तरीके से, 8 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 12 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, 5 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100। इस तरह सभी के वेट निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 16.7 इसका, 26.6, 40 आ जाएगा, 16.7 एंड 100 आ जाएगा। इसका टोटल है, टोटल 100 ही रहेगा। ये सब इसी के वेट्स हैं। अब सभी के सामने जो वेट है उसके सामने कॉस्ट लिख देंगे। कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 12%, तो वेट और कॉस्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 16.7 का 12% आप निकालोगे तो ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही सभी का 26.6 का 8% इसका कॉस्ट था, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.13 आ जाएगा। इन सबकी कॉस्ट निकाल ली, इस तरह टोटल जो आ गई वो 12.63 आ गई। तो ये जो है यही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू, ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, पीजीटी के एग्जाम्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कौन सा ट्रू नहीं है यह बताना है। तो गिवन ऑप्शंस को आप पढ़ लें, कौन सा सही नहीं उसकी पहचान करें। इनको मैं पढ़ देता हूं, थ्योरेटिकल हैं सभी। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये सही बात है, ये तो ट्रू है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल में शामिल होती है। इट अराइव्ड एट आफ्टर एडजस्टिंग टैक्स सेविंग ऑन बोरोड कैपिटल, ये भी सही बात है। बोरोड कैपिटल के केस में ये टैक्स सेविंग को एडजस्ट करने के बाद निकलती है। इट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ये जो है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को ये शामिल नहीं करती है, ये गलत बात है, इसको भी शामिल करती है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी इट इज द एवरेज ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूडिंग ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, ये तीनों स्टेटमेंट सही थी। सी केवल अनट्रू था, इसलिए यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, क्वेश्चन 7। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ XYZ लिमिटेड कॉम्प्राइजेज 70% इक्विटी एंड 30% डेट। सपोज करिए किसी कंपनी में 100 रुपए लगे हैं, तो 70 रुपए इक्विटी है और 30 रुपए डेट है। डेट इज इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर हैविंग ए कूपन ऑफ 10%, मतलब डेट पे जो कूपन है वो 10% है। इसका मतलब ये हुआ कि डेट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है। इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16%, इक्विटी की कॉस्ट गिवन है 16% है, तो दोनों की कॉस्ट दी है, डेट की कॉस्ट 10% है, इक्विटी की 16% है। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी 30%, टैक्स रेट जो एप्लीकेबल है वो 30% है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है XYZ लिमिटेड का, तो इसकी कैलकुलेशन करें आप, क्या आ सकता है?
फिर इसके बाद मैं बताता हूं। तो इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे लेकिन एक ध्यान रखने की चीज है, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया है तो टैक्स रेट एडजस्ट करना होगा, और ये एडजस्ट करना होगा डेट के साथ। डेट पे अलाउड होता है, डेट का जो इंटरेस्ट होता है वो अलाउड होता है। तो उसको आप पहले टैक्स एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो 10% है, कॉस्ट ऑफ डेट 10% है। आप इसमें टैक्स एडजस्ट करेंगे, यानी कि 1 माइनस टैक्स रेट। तो 1 माइनस टैक्स रेट का मतलब हो गया 30% का मतलब 0.3 भी होता है, एक ही बात है। यानी कि 1 माइनस 0.3 करेंगे आप, 1 माइनस 0.3 करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 10% है, 10% जब आपको 0.7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 ही रह जाएगा केवल, यानी कि 7%। तो कॉस्ट ऑफ डेट 7% हो गया, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका गिवन है 16%। वेट ये ऑलरेडी यहीं से निकल आते हैं, क्योंकि 70 और 30 है, टोटल 100 होगा इसका, और 100 का आप वेट निकालेंगे तो वही आएगा 7 और 3 ही आ जाएगा आपका। तो 7 वेट आ गया इसका इक्विटी का, और जो डेट का वेट है वो 3 रहेगा, और आपका जो कॉस्ट है वो इक्विटी का जो कॉस्ट है गिवन है वो 16% है, और इसका जो 3 का गिवन है वो 7% आया है। अब इसके परसेंटेज आप मल्टीप्लाई कर लें कितना आता है, इसको करेंगे ये आ जाएगा 7 6 42 7 7 4 11, यानी कि ये आ जाएगा 11.2%, और 7% इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा निकल करके, जो वेट है ये 100 से निकाला जाता है तो ये 70 और ये 30 आएगा, इसलिए ये यहाँ पे ये दिख रहा है 11.2। ऐसे इसको जब आप करेंगे 30 इंटू 7%, तो 30 का 7% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.1%। इसके बाद इसका टोटल करेंगे आप तो ये कितना आ जाता है 11.2, ये 13 आ गया, और 0.3%। इस तरह जो सही जवाब है वो आ जाएगा ऑप्शन ए 13.3%। तो ये था आज का डिस्कशन। आप जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जैसा कि हम पहले भी कई दफे बता चुके हैं, इन वीडियोस के माध्यम से हम हमारी जो पीजीटी कॉमर्स के लिए बुक है, पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड, उसके सारे चैप्टर्स को हम एक तरफ से करा रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक जरूर मंगा लें। बुक आप अमेजोन से मंगा सकते हैं, और आप कहीं के भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।